आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो यानी पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए एक नंबर में देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल परिवहन के क्या लाभ है। यानी जल परिवहन जो होता है, जल के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, यात्रा करते हैं, जाते हैं, बहुत कुछ यानी जल के माध्यम से हम लोग जो ले जाते हैं जिस रास्ते से, ठीक है। तो समुद्र के माध्यम से हम लोग एक देश से दूसरे देश में वस्तु को पहुंचाते हैं, तो इससे क्या लाभ है। तो कह रहा है जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। तो निम्नलिखित लाभ है। एक नंबर कह रहा है क्या, जल परिवहन में खर्च कम आता है। जल परिवहन में खर्च कम आता है क्योंकि ये हमारे मान लीजिए देश का मैप है और यहाँ हल्दिया है, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से जो क्या बंदरगाह है, तो इस रास्ते से हम लोग अगर जापान में जाते हैं, कहाँ, जापान में, जापान ले जाते हैं यानी लोहा अयस्क को, तो यहाँ से यहाँ तक यानी हमें मार्ग नहीं बनाना पड़ता है। मार्ग मतलब रास्ता नहीं बनाना पड़ता है। तो कह रहा है नदियों मार्ग का निर्माण स्वतः प्रकृति प्रदत्त है और जल परिवहन में खर्च कम आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग मार्ग नहीं बनाए तो खर्चा क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। और ये कह रहा है क्या, नदियों मार्ग का निर्माण स्वतः प्रकृति प्रदत्त है। ये जो मार्ग जो है ये कौन, तो प्रकृति करता है, स्वतः व प्रकृति का अपना, ये स्वतः बनाया है यानी अपने से बनाया है प्रकृति ने। तो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर सड़क यानी मुश्किल है वहां पर जल मार्ग जल परिवहन मदद करता है। अगर कहीं जाने में हम लोग को यानी क्या कठिनाई है, मान लीजिए ईरान में जाने के लिए हमें इधर से गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई कठिनाई है तो हम लोग इधर से तब जाके यहाँ वस्तुओं को देते हैं। तो कह रहा है जहाँ सड़क मुश्किल है वहाँ पर जल परिवहन मदद करता है। और चौथा, यात्रा के दौरान किसी प्रकार की हानि की संभावना यानी कम रहती है। हानि तो है लेकिन क्या है, कम है, ठीक है। तो यही पूछा गया है यानी जल परिवहन के क्या लाभ है। तो इसके लाभ क्या है, निम्नलिखित है, क्योंकि आपको मार्ग नहीं बनाना पड़ता है, रास्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें खर्च क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र कौन है। मानव विकास यानी मानव जो विकास कर रहे हैं, तो इसके तीन मूलभूत क्या क्षेत्र कौन सा है। तो मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र क्या है। तो एक नंबर तो क्या है आपका स्वास्थ्य। आप अगर स्वस्थ है, आपका शरीर ठीक है, तो आप क्या विकसित है, विकास कर रहे हैं। और दूसरा है क्या, शिक्षा। और तीसरा है संसाधन तक पहुंच, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, इन क्षेत्रों के मान के शारीरिक मानसिक यहाँ दो बार दिया है, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है। तो कह रहा है मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक, इन क्षेत्रों के मानव के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से लोगों के वैकल्पिक में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं, जिससे मानव का विकास होता है। और इसी से यानी क्या होते हैं, मानव का क्या होते हैं, विकास होते हैं। कह रहा है स्वस्थ जीवन का अर्थ यह है कि किसी देश के लोगों
अच्छा जीवन व्यतीत करता है, वह अगर क्या है स्वस्थ है तो वह उसका जीवन क्या होगा, अच्छे जीवन व्यतीत करेगा। वह अगर स्वस्थ नहीं है यानी आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप अच्छे जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। आप अगर स्वस्थ है तो आपका जीवन भी क्या होगा, अच्छे होगा, अच्छे होंगे तो स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव के विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। तो आप स्वस्थ तो रहना ही है और उसके साथ अगर आपके पास क्या है, शिक्षा है, तो आपका विकास यानी क्या है, निश्चित है, यानी आधारभूत क्षेत्र है। यही से आप क्या कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। आपके पास आप अगर स्वस्थ रहिए तो शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। यानी आप जानते हैं शिक्षा के द्वारा ही आप जान पाते हैं स्वस्थ रहने के लिए आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करा है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप भूगोल में ये आपको क्रियाकलाप पढ़ना ही है। क्या, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आपको पूछा गया है तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप उल्लेख कीजिए। तो तृतीय के क्रियाकलाप इस प्रकार है जैसे दिया गया है यहाँ। ग्रामीण बाजार, यह बाजार अधिकार आबादी वाले क्षेत्र में कह रहा है, अधिकार आबादी वाले क्षेत्र में मिलता है। इसमें दैनिक उपयोग के वस्तुओं का क्या, देखिए खरीद बिक्री, क्या जिसको यानी कौन करते हैं, यानी व्यापार, यानी बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, यानी व्यापारी जो करते हैं खरीद बिक्री करते हैं। तो खरीद बिक्री यानी व्यापार जो है किस वर्ग में होगा, तो आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। फिर पूछा पॉइंट क्या है, इंटरनेट यानी आकाश में तैरने वाले उपग्रह। ठीक है, क्या उपग्रह, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर भी जिसको, पृथ्वी के बाहर जिसको कहते हैं अंतरिक्ष, इसमें भी यानी क्या ग्रह घूमते हैं, क्या ग्रह घूमते हैं। तो एक तो प्राकृतिक ग्रह है जिसको कहते हैं क्या, चंद्रमा। एक प्राकृतिक ग्रह है जिसको कहते हैं क्या, चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का यानी उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और मानवकृत ग्रह भी है, यानी मानवकृत ग्रह भी बहुत सारे सैटेलाइट जिसको कहते हैं, यानी छोड़ा गया है। कह रहा है आकाश में तैरते उपग्रह पूरे विश्व पर क्या निगरानी या फिर निगाह या फिर निगरानी रखते हैं और विभिन्न क्रियाओं की सूचना तुरंत उपलब्ध कराते हैं। ये पृथ्वी में यानी जो पृथ्वी के बाहर जो क्या है ग्रह है, ये चारों क्षेत्र में ये चारों तरफ घूमते रहते हैं और चारों क्षेत्र यानी पूरे विश्व का क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, यानी देखभाल करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के यानी क्रियाओं की सूचना यानी तुरंत उपलब्ध कराते हैं। यानी क्या होगा नहीं होगा, यानी मौसम कैसा होगा, कल परसों कैसा यानी मौसम होने वाला है, इसका भी जानकारी कौन देता है, तो ये उपग्रह देते हैं। तो ये होते हैं कृत्रिम उपग्रह, यानी मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह इसी को कहते हैं। ठीक है, और ये जो है प्राकृतिक उपग्रह है जिसको कहते हैं हम लोग चंद्रमा। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो एक है और वो क्या है, तो चंद्रमा है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आज यही तक।